चलो, वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज की क्लास में ना हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पढ़ेंगे अच्छे से। हर तरह के हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस पढ़ेंगे। और बिल्कुल रटने के इरादे से आए हो, बहुत अच्छी बात है। माइंडसेट चेंज करो। फिजिकल केमिस्ट्री की हमारी क्लासेस बिल्कुल अलग सी होती थी, यहाँ पे बातें बहुत अलग होंगी, ठीक है। तो उस तरह से हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और वैसे चलना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज की गारंटी है कि 15-16 लेक्चर्स के बाद या लगभग 15-16 डेज के बाद, जो रफली मैं एस्टिमेट किया हूँ, इसके बाद आपको पक्का है कि आप देखोगे खुद ही कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपकी एक बहुत अच्छी कमांड आ गई है। एक बात और मैं बता दूं, इसका कोई अपर लिमिट है नहीं। फिर अगर आपने इतना कुछ मैंने पढ़ाया, उसके बाद आप जाकर कोई बुक उठा के देख रहे हो और उसमें आपको एक दो रिएक्शन ऐसे दिख गए जो हमने यहाँ कवर नहीं किया है, तो उसको देख के परेशान होने का नहीं है। क्योंकि ऐसे में अनंत रिएक्शन बता सकता हूं जो आप साल भर भी पढ़ते रहोगे ना, लेकिन रिएक्शंस कभी खत्म नहीं होंगे। तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर करना कि जितनी चीजें हमने क्लास में की है उनको बहुत अच्छे से आप कर लो, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे रहोगे। तो चलो शुरू करते हैं हाइड्रोलिसिस। और क्या, मैंने पहले से ना चीजों को लिख लिया है, ओनली बिकॉज कि अगर मैं इतनी चीजों को क्लास में लिखूंगा ना, तो वैसे ही थोड़ा बोरिंग रहता है ये जो टॉपिक है। तो मैं आपको इन्वॉल्व नहीं रख पाऊंगा। मैं लिखते रहूंगा तो वो थोड़ा सा ना एक डिले टाइप लगता है मुझे। तो मैंने लिखा हुआ है, मैं इसी पे समझाऊंगा, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा अच्छे से अपन इन्वॉल्व रह पाएंगे और समय थोड़ा कम जाया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अभी वाटर की। तो वाटर से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं वो हम अभी देख रहे होंगे। सबसे पहले हम मेटल के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगी, आपको मन है तो नोट्स बना लेना, और नहीं है तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। वो सब आपकी चॉइस है, देख सकते हो। सभी बच्चे जिस तरह से जो कंफर्टेबल होता है वो अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। तो मेटल्स के साथ पानी का रिएक्शन, तो क्या होता है यार, मेटल के साथ पानी के रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो बस एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन होगा। और आपने रिएक्टिविटी भी पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह। तो बस उसी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में, वहां पर आप देखेंगे कि मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। एकदम सिंपल रिएक्शन है, सभी बच्चों को ये रिएक्शन तो पता ही होगा। ये बच्चे सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सोडियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसी तरह से पोटेशियम भी है, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। मैग्नीशियम थोड़ा सा वार्म वाटर के साथ, जिंक बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बहुत सिंपल। आयरन जो है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जा रही है, तो गर्मा गर्म आयरन को रिएक्ट कराना पड़ता है और स्टीम के साथ रिएक्ट होगा ये। तो जब भी ना वाटर अपने गैसियस स्टेट में होगा और रिएक्शन कर रहा होगा, तो हमें ऑक्साइड मिलता है। देख लो आप यहाँ पे, हमें ऑक्साइड मिलता है, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं। हाइड्रो ऑक्साइड इज समथिंग विच इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड। मतलब जब आपका ऑक्साइड है वो सॉलिड रहता है, जब आप उसको पानी में डालते हो तब वो फिर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर आपको Fe3O4 मिलता है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। यहां कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं Fe2O3 में, तो नहीं, यहां पे आपको आयरन 2,3 ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। आयरन 2,3 ऑक्साइड आपको यहां पर मिलता है। देन कम्स कॉपर के साथ रिएक्शन। तो कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। बात वही है कि वो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बहुत सीधी सरल बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, यहां पे बात हो रही है मेटल विच फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाता कौन है, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाता कौन है, इसकी लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी चार्ट में। अभी मैं एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूं। तो सभी हाइड्रोक्साइड ना इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 1 वाले। अमोनियम ग्रुप 1 मतलब अपना एल्कली मेटल,
ठीक है, एल्कली मेटल, अमोनियम, अमोनियम एंड भारत सरकार, इनको छोड़कर बाकी सभी हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं। एंड देयरफॉर वी आर सेइंग दैट जो इनसॉल्युबल है ना, उनको हम प्रैक्टिकली मानते हैं कि वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा बन जाता है। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड, ये कोई नहीं रिएक्ट करते, सभी इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। दे फॉर्म इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। और आपको ये भी पता होगा कि इनकी जो हाइड्रोक्साइड है ना, इनकी जो हाइड्रोक्साइड्स है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत लो होती है, बहुत लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है इनकी। तो इनको आप प्रैक्टिकली नो रिएक्शन मानते हैं, ये रिएक्ट नहीं कर रहे, ऐसा मान के आपको चलना होता है। अब मैं बात करूंगा बेटा रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के साथ जो रिएक्शन है ना, तो आपके पास जितने भी नॉन मेटल हैं, अगर आप प्योर स्टेट में नॉन मेटल को लेते हो, उसमें कौन है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है? तो उसमें सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यही 3 नॉन मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। पहला पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में ही आना चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से नॉन मेटल हैं। आप इधर देख सकते हो बोरॉन है, आपके पास इधर सिलिकॉन है। जो भी नॉन मेटल है, जो भी नॉन मेटल है आपके पास, बोरॉन है, इधर तो एल्यूमिनियम मेटल हो गया, तो नीचे सब मेटल है, फिर कार्बन है, सिलिकॉन है, उसके बाद आप इधर आ जाते हैं तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, फिर इधर आ जाते हैं आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सिर्फ ये 3 हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इसका कुछ कुछ लॉजिक दिया जाता है, अब वो याद करने के लिए ठीक है, आप सुन सकते हैं उसको बस, ठीक है, कि जो भी मॉलिक्यूल या जो भी एटम नॉन मेटल जो हमारे पास है, अगर वो मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड, तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो काफी, की स्ट्रेंथ ज्यादा है और वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो जब बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन का तो वही इकोसाहेड्रल पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, तो काफी पैक्ड स्ट्रक्चर है, एक कोवेलेंट नेटवर्क टाइप का पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो ये रिएक्ट नहीं करता। कार्बन की बात करें तो ग्रेफाइट को ले लो, डायमंड को ले लो, सभी लोग पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, सभी पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। देन आप सिलिकॉन की भी वैसी कुछ बात है। ऑक्सीजन में बात करें तो डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होता है इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा है। आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस को, मैंने यहाँ शायद भूल गया, मैं यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी मुझे इंसर्ट करना है। यहाँ नाइट्रोजन, इधर इधर नाइट्रोजन फॉस्फोरस वो भी है। तो आप देखो नाइट्रोजन का क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो देखो एक सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। फॉस्फोरस ये 4 एटम कंबाइंड है, तो ये भी नहीं करता रिएक्ट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को देखा जाए तो ये सबसे हल्के सस्ते मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सबसे सस्ते मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। FF, Cl2, Br2, और एकदम आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, ये तीनों रिएक्ट करते हैं। अच्छा I2 क्यों नहीं कर रहा सर? अब उसके लिए भी लॉजिक दे दिया जाता है कि यार आप ऐसे याद रख सकते हो कि I2 की रिएक्टिविटी सब में कम होती है, ठीक है, I2 की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए मैंने नोट्स में ये सब एक्सप्लेनेशंस को नहीं लिखा है। ये जस्ट एक ऐसा तरीका है जिससे आपको याद कराया जा सकता है चीजों को, ठीक है। डोंट थिंक इट कि ये बहुत ही अच्छा कहीं ऐसा है। हाई I2 से ज्यादा हाँ नहीं, हाइड्रोजन का भी पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, हाइड्रोजन का भी पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है, और I2 का भी कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा देखो अभी ना ये जो लॉजिक है ना, इसमें कमी निकालने की कोशिश मत करना। ये जो मैं लॉजिक बताया मैंने अभी, इसमें कुछ ऐसा, इसमें कोई फ्लॉ निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये लॉजिक ही खराब है, ठीक है। जस्ट आपको याद रहेगा ऐसे आप देखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये 3 चीजों को ध्यान रखो आप
कि ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। चलो, तो फ्लोरीन का रिएक्शन देखो थोड़ा अलग है, फ्लोरीन का रिएक्शन थोड़ा सा अलग है। फ्लोरीन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लोरीन आपको पता है ना सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है अगर अपन ई डिग्री वैल्यूज की बात करें। तो फ्लोरीन क्या है, ये कहता है कि देखो मेरे सामने जो ऑक्सीजन है वो -2 पे बैठा हुआ है, ये तो मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। तो ये ना पानी से ऑक्सीजन नोच लेता है, बोलता है मुझे जाना है -1 पे, मुझे जाना है -1 पे। तो ये -1 में जाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और ये देखिए आप इधर से ये पानी से ऑक्सीजन निकाल लेता है, इतना शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये फ्लोरीन। बहुत ही विग्रस रिएक्शंस होते हैं। अब देखो एक एक रिएक्शन को मैं बहुत सजा सजा के बताऊं आपको कि अरे यार ये रिएक्शन में पता है ऐसा होता है ऐसा होता है, वो करने का समय नहीं है हमारे पास। हमको अभी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो उसी हिसाब से हमें इसको पढ़ना है। तो यहां पर समझ गए अपन, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पानी से ऑक्सीजन निकाल लेता है ये। अब देखो क्लोरीन का क्या होगा। तो क्लोरीन को आप ऐसे देखिए, क्लोरीन बोलेगा मैं 0 पे हूं, ऑक्सीजन है -2 पर। तो अब क्लोरीन बोलेगा यार रिएक्शन तो करना है मुझे, लेकिन ऑक्सीजन मेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऑक्सीजन है तो मैं तो नेगेटिव स्टेट में जा पाना मेरे लिए संभव है नहीं, संभव नहीं है मेरे लिए कि मैं नेगेटिव स्टेट में जा पाऊं। ऑक्सीजन को वॉयलेट करके मैं नेगेटिव में तो नहीं जा सकता। सेम हाल यहां ब्रोमीन का है। तो फिर दूसरी बात आती है कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ऑक्सीजन भी बोलता है नहीं भाई मैं सैचुरेटेड हूं, -2 पर हूं, इससे नीचे तो मैं जा नहीं सकता। तो क्या होता है कि क्लोरीन बेचारा बहुत उम्मीद से आया था कि रिएक्शन करना है, तो क्लोरीन का दिल टूट जाता है, आपस में ही टूट जाता है, एक में माइनस एक में प्लस, इस तरह से ये टूट जाता है। और जब ये टूट जाता है ना तो पानी पानी से रहा नहीं जाता। पानी कहता है चलो यार तुम टूट चुके हो तो तुमको हम OH- दे देते हैं और तुमको हम H+ दे देते हैं। तो इस तरह से HCl और HOCl एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहां पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा तंज। तो डिस्प्रपोर्शनेशन देखने को मिलता है। इसी तरह से ब्रोमीन में भी क्या उल्टा लिख दिए, कहां उल्टा लिखे, अच्छा सॉरी सॉरी, ये H+ लेगा और ये OH- लेगा, जी बिल्कुल वही बात है, कोई बात नहीं। तो HCl एंड HOCl, HBr एंड दिस। नहीं ऑक्सीजन नहीं आएगा यहां पर, ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, नहीं मानना है यहाँ पे, ऑक्सीजन सब्सटेंशियली नहीं आता तो नहीं मानना है ऑक्सीजन। तो ये तो हमने देखा वाटर का रिएक्शन यार मेटल और नॉन मेटल के साथ। अब हम आएंगे अगले टॉपिक पर जो कि है आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स में बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको यूज करनी है। क्या है वो ट्रिक, देखिए आयनिक कंपाउंड में ट्रिक ये है कि आपके पास A+B- आयन है, कुछ मत करो, बस पॉजिटिव वाले को पानी से OH- खिलाना है, पॉजिटिव वाले को पानी से OH- खिलाना है और नेगेटिव वाले को पानी से H+ खिलाना है, बस दैट्स इट। ये काम करना है अपने को, ठीक है। इसको OH- खिलाओ, इसको H+ खिलाओ। अब चलो एक एक करके लिस्ट देखते हैं पूरी। तो सबसे पहले ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, O2- है, H+ खिला देंगे तो क्या ही बनेगा सर, वाटर ही बन जाएगा। अब वाटर रिएक्टेंट वाटर प्रोडक्ट, क्या बेवकूफी है। तो ऑक्साइड का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं लाओ, सिर्फ यहाँ पे पोटेशियम का K+ आयन है, तो यू हैव KOH, यू हैव KOH, सिंपली यू हैव KOH। मैं बोलूं तो मैं यहां पर अगर कहूं तो यहां पे ये कोई बहुत खास कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ दैट सॉलिड। ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड का, ये जो सॉलिड है इसका डिसोल्यूशन है।
इसका डिसोल्यूशन हुआ है और ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो दिस इज H2O के साथ KOH, Na2O वाटर के साथ NaOH, सिंपल। नाउ पर ऑक्साइड में बात करें तो पर ऑक्साइड में क्या होता है, तो पर ऑक्साइड में यू हैव O2 2- और O2 2- को जब H+ मिल रहा होगा तो ये आप देख पा रहे हो इट इज H2O2, इट इज H2O2। तो ये H2O2 बनता है। लेकिन अगर आप ये रिएक्शन थोड़े हाई टेम्परेचर पे कराओगे ना तो तब इस तरह से होता है, ठीक है। अगर आप रूम टेम्परेचर में बात करो, रूम टेम्परेचर में सोडियम पर ऑक्साइड लीजिए और उसमें वाटर डालिए, देन यू गेट ऑक्सीजन गैस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर, हाँ हाँ बिल्कुल 25 डिग्री पे, हाँ वही बात है, रूम टेम्परेचर 25 ही मान के चलो, तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, यहां पे आपको ऑक्सीजन मिलता है ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिया है क्या यहाँ पे यहाँ पे उल्टा लिख दिया है शायद, यहाँ पे ना उल्टा लिखा हुआ है, हाँ सॉरी सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेंगे यार। यहाँ पर ना अब H2O2 जो है वो वैसे ही रूम टेम्परेचर पे भी कुछ अमाउंट में डिकम्पोज होता रहता है, तो जब टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे हम, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कंप्लीटली H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ये हॉट कंडीशंस में आपको NaOH और O2 मिलेगा और रूम टेम्परेचर पे यू विल गेट H2O2 और बहुत ही कम अमाउंट में ये ऑक्सीजन देता है। वेद वो मैं बैलेंस करके बता दूंगा क्लास के बाद, ठीक है, तो वो देख लेंगे उसको बैलेंस कर तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ लिख लो, लिखने में गलती हो गई। देन अब आओ मेटल सुपर ऑक्साइड। अब आप अगर देखोगे पेपर 2020 का जेई एडवांस तो आप देखोगे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क्स डायरेक्ट सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो ये था मेटल सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का क्या चक्कर है, देखो सुपर ऑक्साइड में ना O2- है, तो अब जब आप खुद ही इसको जब H+ खिलाओगे ना तो आपको भी मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है, आप H+ खिलाओगे तो HO2 जैसा कुछ बन रहा है, देखो ना खुद ही फील हो रहा है अरे यार ये तो खराब है, कुछ भी नहीं है ये। तो क्या करो, इसको डिस्प्रपोर्शनेट कराओ। याद रखना पड़ेगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन होती है एक बार इलेक्ट्रॉन का लॉस और एक बार इलेक्ट्रॉन का गेन, ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन का लॉस और एक बार इलेक्ट्रॉन का गेन। तो ये देखो लॉस कराया तो O2 बना, गेन कराया तो O2 2- बना, समथिंग लाइक दिस। अब ये O2 आपको प्रोडक्ट मिलेगा और इस 2- के साथ आपको H2O2 मिलेगा, सिंपल। इस O2- के साथ H2O2 मिलेगा। तो ध्यान रखें सुपर ऑक्साइड्स के साथ वी ऑल्सो गेट ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई एडवांस 2020। तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नाउ कम टू सल्फाइड। सल्फाइड में भी कोई बहुत खास बात तो है नहीं, सल्फाइड विल सिंपली गिव यू सिंपली गिव यू H2S, H2S गैस बनेगी निकल जाएगी, सिंपल, ठीक है। बट इफ यू हैव Na2S, अगर आपके पास Na2S है तो आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है और यहाँ पर आपको H2S मिल रहा है। तो हाइड्रेशन क्यों हो जा रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग अ सॉल्युबल सल्फाइड, ठीक है, आपको यहाँ पर एक सॉल्युबल सल्फाइड मिल रहा है। तो सॉल्युबल सल्फाइड को आप पानी में डालोगे तो मैंने कहा ना आपको कोई रिएक्शन नहीं होता है, जैसे वहां मैंने सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल के बोला आपको कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट अ सिंपल डिसोल्यूशन। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है, इट इज सिंपली हाइड्रेशन हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब कौन कौन से सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं,
वो भी हम आगे चार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि ग्रुप 1 के सल्फाइड्स सॉल्युबल होते हैं, ग्रुप 1 के सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ सल्फाइड। देखो अब नाइट्राइड की बात है, ये भी बहुत आसान है बेटा। N3- हुआ तुम्हारे पास, तो N3- को H+H+ खिलाओ, अमोनिया निकल गया, सीधी सी बात। फिर अमाइड पर आ जाओ, फिर अमाइड पर आ जाओ। तो अमाइड में क्या देखने को मिल रहा है? सो अमाइड, तो ये तुमने NH3 के साथ MnH2 बना और हाइड्रोजन गैस निकली, H2O डाल दिए तो फिर से अमोनिया आया। अभी ये वाला कैसे बनता होता है, ये अमाइड, ये कैसे बनता होता है? ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपने एस ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में ही पढ़ा होगा कि लिक्विड अमोनिया में हम एल्कली मेटल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। यस, लिक्विड अमोनिया में हम अल्कली मेटल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यस, ब्लू सॉल्यूशन, यस, Na+ जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अमोनिया ना इसको सराउंड कर लेता है। नंबर अनसर्टेन है, इसलिए हम इसको Y लिख दे रहे हैं अभी फिलहाल। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी अमोनिएटेड होते हैं, NH3Y, कुछ इस तरह से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इसको अगर आप बहुत लंबे समय तक रखते हो तब क्या होता है, तब ये अमोनिया H+ छोड़ता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, अमोनिया H+ छोड़ता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ। यहां Δ+ है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये H+ इलेक्ट्रॉन के साथ, हाँ जी, ब्रॉन्ज कलर हो जाता है, वो बहुत ही कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आप लेते हो तो यहां पर ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है एंड वी गेट NH2-। ये ऑन स्टैंडिंग होता है, ऐसा हाइड्रोजन निकलने लगती है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, पढ़ा होगा सभी बच्चों ने। तो ये अमाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अमाइड को भी आप पानी दोगे तो अमोनिया ही ना बनेगा यार, कॉमन सेंस है। H+ खिलाते जाओ बस कोई एक्सेप्शन नहीं, H+ खिलाते जाओ। सेम इज द रिएक्शन हियर, सेम इज द रिएक्शन हियर। देन फॉस्फाइड की बात करें, देन इफ आई टॉक अबाउट फॉस्फाइड, सेम है, फॉस्फीन गैस निकल रहा होगा यहाँ पर, फॉस्फीन गैस निकल रहा होगा, यस। देन कम टू मेटल कार्बाइड्स। कार्बाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बाइड 3 तरह के हैं, देख लो, कार्बाइड 3 तरह के हैं। एक C4- दैट इज मिथेनाइड, C2- एसिटलाइड, और C3- एलाइलाइड या प्रोपाइनाइड। कौन कौन बनाते हैं ये देख लो, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। तो ये C4- टाइप का कार्बाइड बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला, बस न्यूट्रलाइजेशन करके फॉर्मूला बना लो, Al4C3, दिस इज एल्यूमिनियम मिथेनाइड। अब इसका जब रिएक्शन कराया जाता है तो अलग अलग गैसेस निकलती हैं। यहां पर ये चीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि कौन सा कार्बाइड कौन सा मेटल प्रेफर करता है बनाना, ये ध्यान रखेंगे, बाजू में लिखा हुआ है। अब इसको बेटा जब H+ दोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन निकलेगी। इसको जब H+ दोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, C2H2 बन रहा है, देख लो, सिंपल प्लेन, बस H+ चिपका दो। कोई मैकेनिज्म नहीं सोचना है कि H+ आया लग गया ऐसा। हाँ, मैग्नीशियम दोनों बनाएगा, बिल्कुल, मैग्नीशियम दोनों ही तरह के कार्बाइड बनाता है। और मैग्नीशियम का ये वाला कार्बाइड आप देखिएगा 2021 के पेपर 1 में आया है। अगर आपने पेपर 1 देखा होगा तो एक बड़ा क्वेश्चन था उसमें, पहला जो क्वेश्चन का उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने यहीं से किया था, Mg4C3 से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन था वो, ठीक है, यहीं से स्टार्ट किया था उसने, जिसमें प्रोपाइन गैस निकला था और उसका फिर वो शायद एसिड बेस रिएक्शन कराया गया था, फिर फर्दर आयरन रेड हॉट ट्यूब वाला रिएक्शन था। तो वहां पर पूछा गया था क्वेश्चन, शुरुआत इसी से किया गया था, ठीक है। तो अब बहुत इजीली दिख रहा है बेटा, यहां पर क्या बनेगा, देखो C3H4, C3H4 इज प्रोपाइन, बहुत इजीली क्लियर है। और नहीं करता है, नहीं करता है, रितम नहीं करता है बाकियों के साथ। जितने मेटल यहाँ पे मेंशन्ड है इन्हीं के साथ बस हम कार्बाइड बना रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे CaC2 टाइप का कार्बाइड बन रहा है, और यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया जैसे बेरिलियम है तो बस चार्ज न्यूट्रल कर दो बेटा, ठीक है। Be2C कुछ इस तरह का बनेगा। और आप देख लीजिए सभी में गैसेस कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये गैसेस, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, पानी के रिएक्शन। अब आ जाओ मेटल हाइड्राइड पर। कार्बाइड वाला न्यू है? नहीं, नहीं है, न्यू नहीं है बेटा, आसान है, आप बहुत इजीली इसको देख लीजिए। C4- देखो इसको तो याद करना पड़ेगा, इतने छोटे 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 चीज के लिए ना ट्रिक व्रिक नहीं बनाएंगे, ये सब चीजों को याद करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कार्बाइड देख लीजिए आप, कार्बाइड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये देख लीजिए। ठीक है, देन आगे देखते हैं। देन वी हैव B3C वगैरह, ठीक है। मेटल हाइड्राइड को देखें, मेटल हाइड्राइड को देखा जाए तो हाइड्राइड क्या है, सिंपल H- है, H-H+ लेके हाइड्रोजन बना लिया, हो गया खत्म। नाउ कम्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस बाय टुडे। कोवेलेंट कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं। अभी हमने पहले नॉर्मल मेटल्स के साथ देखा, फिर नॉन मेटल्स के साथ देखा, आयनिक कंपाउंड्स के साथ देखा। आयनिक कंपाउंड्स में सुपर ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कार्बाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ऑब्वियस है, सुपर ऑक्साइड कार्बाइड दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस। एक चीज यहां पे मैं बता दूं, जो कोवेलेंट कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, ये हम कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशंस की हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपकी सिलेबस में नहीं है, आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आप नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बस उतना ध्यान रखिए, ओके। ओके, तो चलो इसको देखते हैं हम आगे, ठीक है, इसको देखते हैं। अभी ना यहां पर एक कंडीशन यहां मैंने लिखी हुई है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे परेशान होते हैं इसमें कि बताओ किसका किसका हाइड्रोलिसिस हो पाएगा, किसका किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ये सुन के थोड़ा लगता है अरे यार कैसे पता चलता है ये कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है हाइड्रोलिसिस। तो थोड़ा ये दो कंडीशंस पे ध्यान दो। ये पहली कंडीशन मैंने लिखी है, जिसपे डेल्टा प्लस है उसके पास ना वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और ना ये वेकेंट ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग को मत लेना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को मत लेना, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग तो हमेशा ही होता है। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ना हाइड्रोलिसिस में यूज तब होंगे जब टेम्परेचर्स बहुत हाई होगी, और वो टेम्परेचर हाई वाली हमको चीजें पढ़नी नहीं, हमें वो नहीं पढ़नी। फिर दूसरी एक कंडीशन है कि अगर थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है तो उसकी स्टेरिक नंबर 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो क्राउडिंग फैक्टर की वजह से फिर रिएक्शन नहीं हो पाता है। एंड फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स कोई लिमिटेशन नहीं है, सब नॉर्मली चलता है। अभी देखो CCl4 को देखो, वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है कार्बन के पास, हाँ एंटी बॉन्डिंग है तो उसके साथ कुछ प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन उसको नहीं देखना है अपने को, तो यहां पे हम कहेंगे नो हाइड्रोलिसिस। SF6 को देखो, थर्ड पीरियड का हो गया ये, और थर्ड पीरियड का है, स्टेरिक नंबर 6 है, स्टेरिक नंबर 6 है, फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, यहां भी कट। NF3 की बात करी जाए, कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो हाइड्रोलिसिस नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं हो पाएंगी। SiCl4 वेकेंट डी ऑर्बिटल है, हो जाएगा। TF6 वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और साथ ही साथ स्टेरिक नंबर 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेल्यूरियम थर्ड पीरियड के नीचे आ जाता है तो साइज बड़ी हो जाती है, स्टेरिक क्राउडिंग का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पे काम हो जाएगा। NCl3 बहुत ही स्पेशल है, बहुत मजेदार है, इसमें मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से इसकी हाइड्रोलिसिस हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हो जाती है, ये समझ लो कि हाँ हो जाती है, कैसे होती है अभी आगे पढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ NCl3 की हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट, अगर कोई गैस कर पा रहा है, प्रोडक्ट कोई गैस कर पा रहा है क्या? ठीक है,
बिल्कुल ठीक, ठीक है, मैक्सिमम आंसर्स ठीक है। तो देखो NCl3 के रिएक्शन में ना अपन को ऐसा मिलता है कि Cl being more electropositive contains the positive one charge. So प्रोडक्ट हम इस Cl के हिसाब से बनाएंगे और N पे -3 है तो इसको H+H+H+ खिलाओ और ऐसा अमोनिया निकल जाता है, और अमोनिया निकल जाता है, कुछ ऐसा रिएक्शन है। चलिए अभी देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनाए सर, प्रोडक्ट क्या बनाए। अगला सवाल ये आता है मन में। तो देखो डेल्टा प्लस वाले एटम के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड बनाना है, सीधी सी बात, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो एक्सट्रीम कंडीशन है, COCl2 बनता है वेद, वो एक्सट्रीम कंडीशन है। नॉर्मली अपन को नो हाइड्रोलिसिस बनता है, रीमर टीमर टाइप बनता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही कार्बीन के साथ वो बन के जाता है, वो नहीं देखता है। तो डेल्टा प्लस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बना लो, बस ये काम करना है। हाँ हाँ, मैं आगे आगे उसको एक्सट्रीम वाले भी देखेंगे, अभी यहाँ पे ना अपन नॉर्मली देख रहे हैं, आगे जो एक्सट्रीम वाले 2-4 इंपॉर्टेंट हैं वो आगे आएंगे, उसको स्पेशल केसेस में डिस्कस करेंगे। मत परेशान हो, थोड़ा सा सीक्वेंस से इसीलिए बनाया है ना। अब इसी में एक्सट्रीम भी डालने लगूंगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा वो, अभी नॉर्मली वाले कर रहे हैं, कुछ स्पेशल केसेस भी आगे बनाया हुआ है इसी में, देखना अभी उसमें आपको सब कवर हो जाएगा। अभी देखो ये ऑक्सी एसिड्स है। अब ऑक्सी एसिड्स में ये मानता हूं कि आपने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, ये फिर भी लिख दिए यहाँ पे कुछ ऑक्सी एसिड्स। बोरॉन का +3 ऑक्सी एसिड, कार्बन का H2CO3, पता है आपको ये इक्विलिब्रियम में होता है H2 और CO2 के साथ। नाइट्रोजन का +3 में नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रस एसिड। अच्छा +4 में अगर कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड है तो क्या होगा, क्योंकि 3 और 5 में एसिड हमारे पास है, 3 और 5 में एसिड है, +4 में कोई एसिड नहीं है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन। इसी तरह से P का +3 हमारे पास ऑक्सी एसिड है, +5 हमारे पास ऑक्सी एसिड है, तो +4 में अगर P होगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन, एक बार 3 एक बार 5, ठीक है, एक बार 3 एक बार 5, डिस्प्रपोर्शनेशन। देन सेम इज द केस विद सल्फर एंड अदर कंपाउंड्स। तो क्या बातें समझ आ गई कि हाँ नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस होने के लिए क्या चाहिए, पहली चीज हमें चाहिए कि भाई वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए अदर देन एंटी बॉन्डिंग। दूसरी बात कि स्टेरिक नंबर स्टेरिक नंबर 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 6 भी नहीं होना चाहिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का, उसके नीचे कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनाना है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना है। सर फॉर अस ऑक्सी एसिड स्टिल डिडंट टीच, सेड दे टीच इन पी ब्लॉक। नहीं बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा जाता है उसको, अब हो सकता है आपको पी ब्लॉक में पढ़ाएं तो बात अलग है, बट केमिकल बॉन्डिंग में आइडियली उसको पढ़ना चाहिए। चलिए देखिए अब इधर आते हैं, और अगर कहीं पर ऑक्सी लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है तब क्या होगा, तब तो H2O2 बनेगा ना साथ में एक। तो चलो अब लिस्ट देखें, बहुत अच्छे से समझ आएगा, किसी भी यहाँ पे कंपाउंड में डाउट होगा तो तुरंत पूछना। चलो तो देखते हैं एक एक करके ना। तो B2O3 है H3BO3, HBO2 मेटाबोरिक एसिड, क्या बनेगा, सिर्फ H3BO3। बोरॉन का एक ही आपके पास एसिड आपको मिलेगा +3 में, ये BCl3 हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया जानती है न्यूट्रल ऑक्साइड है, दुनिया जानती है न्यूट्रल ऑक्साइड है, नो रिएक्शन। CCl4 अभी बताए नो रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। H2B4O7 H3BO3 H2O, सिंपल है। और जिस भी चीज को मैं कहूं ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजों को कहूं कि एकदम इनको याद रखने वाली चीज है, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। B2H6 की हाइड्रोलिसिस नॉर्मल है, +3 में बोरॉन अगेन है, ये बना, और साथ ही साथ ये हाइड्राइड है। हाइड्राइड है तो H- को बेटा H+ ही ना दोगे,
H माइनस को H प्लस देकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये बात जरूरी है, इसमें ध्यान रखें। छोटी छोटी जो गैसेस निकलती हैं इस पे बहुत सवाल बनते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए आगे देखा जाए। CO2 का कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, CO2 बचपन में ही पढ़ लिया होता है आपने कि कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड जो है वो CO2 और H2O के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, और H प्लस और HCO3 माइनस जैसे भी टूट के थोड़ा बहुत रह सकता है, फिर HCO3 माइनस भी फर्दर इस तरह से टूट सकता है। तो ये सभी आयंस आपके पास इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, नॉट अ बिग डील। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NCl3। हाँ बिल्कुल, SO2 वाला भी रिवर्सिबल रहेगा, आएगा ना, भी सल्फर आएगा बेटा, वो भी वैसे ही दोनों सेम ही बिहेव करते हैं। NCl3, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट आई एम पॉइंटिंग आउट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जेई पूछ सकता है आपसे। तो NCl3 अभी आपको मैंने बताया कि Cl पे प्लस चार्ज होने की वजह से देखो +1 वाला ऑक्सी एसिड बना दो, +1 वाला ऑक्सी एसिड बना दो, और N पे -3 है तो आप अमोनिया गैस इवॉल्व कर दो, बहुत इजी। इसी तरह से N2O और NO, ये भी कौन से ऑक्साइड्स हैं, बचपन में पढ़ा करते थे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। 10th क्लास में याद कराया जाता था, न्यूट्रल ऑक्साइड है, पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। N2O3 की बात करी जाए तो दिस इज HNO2 एंड H2O, सिंपल सी बात है, +3 में नाइट्रस एसिड बना दिए। NO2 की बात करी जाए +2 है, तो +2 में बन रहा है, सॉरी +4 है, तो +4 में एक बार +3 वाला, एक बार +5 वाला, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। ओके, सिंपली SiO2 को देखो आप, SiO2 जब क्वार्ट्ज के फॉर्म में है तो क्वार्ट्ज के फॉर्म में रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, क्वार्ट्ज के फॉर्म में रिएक्शन नहीं करता, वही उसकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से रिएक्शन नहीं होता पानी के साथ नॉर्मल कंडीशंस में। आप सैंड को इमेजिन कर लो ना, सैंड को इमेजिन कर लो, क्वार्ट्ज सैंड एक तरह से बिहेव करे, नहीं करते रिएक्ट। सिंपली अगर सिलिका जेल के फॉर्म में SiO2 है तब अपना रिएक्शन होता है, H2SiO3 बन रहा होता है। एक्चुअली ये H4SiO4 ही है, उसी में डिहाइड्रेशन हो गई है, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, तो वी आर राइटिंग इट एज H2SiO3, इस तरह से ये बन रहा है। तो SiO2 सिलिका जेल के फॉर्म में तो रिएक्शन करेगा, लेकिन इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है तो रिएक्शन नहीं होता, नॉर्मली डे टू डे लाइफ से देख लो। हाँ बिल्कुल, सिलिका जेल आपका एमोर्फस फॉर्म है, ये एमोर्फस फॉर्म है ऑफ SiO2 एंड क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन। आपने देखा होगा, बोरॉन के भी रिएक्शंस देखे होंगे, जो एमोर्फस फॉर्म में होते हैं वो थोड़े पोरस हैं, तो SiO2 भी ना थोड़ा पोरस स्ट्रक्चर है, और पोरस चीजों के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे सब्सटेंसेस, इसलिए रिएक्शन हो जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर तो वहां पर प्रोडक्ट नहीं बनता। सर कोई कंपाउंड में परऑक्सी लिंकेज है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आ रहे हैं ना बेटा, अभी आ रहे हैं, परऑक्सी का भी एग्जांपल आएगा, वैसे ऊपर मैंने बताया अभी कि H2O2 बन जाएगा, लिखा था ऊपर, ठीक है। तो ये सीधा है, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें भी। PCl3 नॉर्मल है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, P4O6 सब नॉर्मल है, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। ये P4O7 डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया बेटा, बीच का है ना, बीच का है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। P4O10 नॉर्मल। H3PO5, हाँ आ जाओ, इसमें स्टार मार्क कर सकता हूं मैं। H3PO5 में क्या है, पर ऑक्सी लिंकेज है, देख के समझ आ रही है, ऑक्सी एसिड पड़े हुए सभी। H3PO5 में पर ऑक्सी लिंकेज है, क्योंकि अगर आप जब इसकी कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो 5 से ज्यादा निकल के आ रही होती है, तो इसका मतलब है अपन ने कुछ गलत किया है। तो क्या गलत किया है, क्योंकि हमने हर ऑक्सीजन को -2 माना है, इस वजह से वो गलती हो रही है। तो क्या माने, दो ऑक्सीजन को -1 -1 मानना होगा, मतलब एक परऑक्सी लिंकेज होगी।
ये सब ऑक्सी एसिड का पार्ट है, वहां अपन ने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज H3PO5, इट फॉर्म्स द +5 वाला ऑक्सी एसिड एंड along with this it also forms H2O2। इनऑर्गेनिक में मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है ना, इन पे सवाल बनते हैं, उनका नजर इन पे ज्यादा होता है। लाइक यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो H2O2, वो KO2 वाले में देखो ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ये जो बेसिक बेसिक जो गैसेस निकल रही हैं, ये सब पे ज्यादा नजर होता है क्वेश्चन बनाने वाले का। ठीक है, P4O7, हाँ P4O7 भी होता है बेटा, P4O8 भी होता है, P4O9 भी होता है, सब होते हैं। ठीक है, सब होते हैं, एग्जिस्टेंस सबकी है। सिंपल वैसी जैसे P4O6 का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, उसी में फॉस्फोरस पे एक ऑक्सीजन लगा दो तो P4O7 हो गया, 2 लगा दो तो इस तरह से सब एग्जिस्ट करते हैं। P4O7 में 3P+3 और एक, हाँ +3 और +5, बिल्कुल। ये 3 और 5 के बीच की तो ऑक्सीडेशन नंबर है ना कुछ, इसमें 3 और 5 के बीच की है, तो +3 और +5 ऑब्वियस। देन आप यहां पर देखिए, ये भी परऑक्सी लिंकेज है, तो H2O2 मिल रहा है, H2SO3 इधर मिल रहा है। फिर नीचे आ जाइए, ये वाला रिएक्शन देखिए, SO3 में पानी डालेंगे बन जरूर जाएगा H2SO4, लेकिन ये भी रिएक्शन आपको पता होगा ये काफी रिवर्सिबल है। पढ़े ना ये चीज एनसीईआरटी में? कहां पे पढ़ा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कि यार कॉन्टैक्ट प्रोसेस में नहीं तो SO3 बनाते हैं हम, तो क्यों ना SO3 में डायरेक्ट पानी डाल के सल्फ्यूरिक बना लें। तो उसमें बहुत 3-5 किया जाता है, पहले उसमें और सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, फिर ओलियम बनाया जाता है, फिर ओलियम में पानी डाला जाता है, फिर सल्फ्यूरिक बनाते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हाईली रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक पुअर यील्ड मिलती है, पुअर यील्ड मिलती है, इस वजह से हम वहां पे नहीं। लेकिन अगर कोई पूछे यार प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट तो H2SO4 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, प्रोडक्ट तो H2SO4 होगा। अब इधर आ जाओ, देखो ये भी नॉर्मल है बेटा, ये भी नॉर्मल है, देख लीजिए +6 में तो सब में सल्फ्यूरिक बन रहा है, सॉरी यहां पर ये +4 में तो सल्फ्यूरस बन रहा है, +4 में SOF4, सॉरी +6 में सल्फ्यूरिक बन रहा है, साथ में HF। यहां पर भी आप देख लीजिए HCl H2SO4, SF4 H2SO3 HF सिंपल, SF6 बताए अभी, नो रिएक्शन नो डाउट, H2H2O5 ठीक है, बिल्कुल +4 पर है, तो सिंपली सल्फ्यूरस बना दीजिए। ये ओलियम हो गया, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। ये आपके पास मार्शल्स एसिड हो गया, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो परऑक्सी लिंकेज है, तो देखो बेटा H2O2 भी मिल रहा है और H2SO4 बन रहा है, बढ़िया। फिर H2SO5 कैरोज एसिड आ गया आपके पास, ये भी परऑक्सी लिंकेज कैरी करता है, तो H2SO4 H2O2, चलो ठीक है बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आ गए देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब ये आ गए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमारे पास, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में भी मामला एकदम सीधा है, एकदम सीधा है। डेल्टा प्लस को देखना है, डेल्टा प्लस के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड लगा देना है, ऑक्सी एसिड लगा देना है, ठीक है, ऑक्सी एसिड लगा देना है। तो देख लीजिए सिंपल है, आई का +7 में पर आयोडिक एसिड अलोंग विथ HF, Cl का +5 में HClO3 HF वगैरह वगैरह, कोई एक्सेप्शन नहीं, नो एक्सेप्शन। सिंपल सी एक ट्रिक ध्यान में हमने रखी और इतने रिएक्शंस हमारे हाथ में हो गए। यहां पर भी देख लीजिए बहुत सिंपल, नो एक्सेप्शन नो एक्सेप्शन। सिंपली यहां पर ये देख रहे हैं अपन कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठा हुआ है, ये शायद +6 में बैठा हुआ है ना, तो देखो 6 में बैठा है तो क्या करा हमने, +5 और +7 बनाया, चलो बढ़िया है, सेम वैसे ही चल रहा है। सो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल केसेस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में देखें, सबसे पहला स्पेशल केस जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बोरैक्स। बोरॉन फैमिली में ये रिएक्शन भी आपको मिलता है, दिया हुआ है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको डिराइव मतलब थोड़ा डीप में देखते हैं।
सो दिस इज बोरैक्स। सॉल्ट एनालिसिस में काफी बात होने वाली है इसकी, बोरैक्स की। अब देखो, मैं एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस का सिलेबस देखोगे, तो आपको देखकर बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि एनायंस के ना बहुत ही कम एनायंस दिए हुए सिलेबस में। देखा आपने, किसी ने देखा हो तो? शायद सल्फेट लिखा है, सल्फाइट लिखा है, सल्फाइड है शायद, और नाइट्रेट नाइट्राइट है, 4-5 आयंस ही दिए हुए हैं। फिर वो सुन के ना बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं कि यार मस्त है, बहुत ही कम पोर्शन है। लेकिन अब बताओ, अगर उन्होंने बोरेट का कोई टेस्ट पूछ लिया, अगर बोरेट का कोई टेस्ट पूछ लिया, तो बोलोगे यार वो तो दिया ही नहीं है सर, वो तो पोर्शन में नहीं है। तो वो बोलेंगे यार पी ब्लॉक फैमिली का पोर्शन है ना ये, बोलेंगे पी ब्लॉक में क्या बोरॉन फैमिली नहीं पढ़े हो क्या? तो फिर क्या करोगे? फिर एसिटेट आयन का अगर कोई टेस्ट पूछ रहा है, तो वो बोलेंगे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी सिलेबस में नहीं है, वहां से आ गया क्या? क्या बोल सकते? तो कोई ऐसा डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। तो वो देखकर बहुत खुश नहीं होना है कि यार बस 4 ही आयंस हैं, उनका टेस्ट पढ़ लेना है, बस खत्म। ठीक है, हाँ मिल जाएगा ना, नोट्स मिल जाएगा, मत परेशान। तो ये चीज समझ लीजिए। तो बहुत ज्यादा ये ना सोचें कि यार ये सिलेबस में है कि नहीं है, ऐसा है। जितना पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे आइए बोरैक्स में। तो बोरैक्स में देखो शुरू में क्या हो रहा है, NaOH और H3BO3, इसमें कोई डाउट नहीं। सिंपल, ये +3 में है तो अपना एक एसिड बनाएगा, एक एसिड बन गया, और साथ में NaOH। अब इसके बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है। अरे H3BO3 है यार, ये नॉन प्रोटिक एसिड है, लुईस एसिड है, नॉन प्रोटिक लुईस एसिड है। अगर ये लुईस एसिड है ना, तो ये OH- लेने का काम करता है। तो ये तुरंत आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये देखो, ये आपस में रिएक्शन इन्होंने किया स्टार्ट, और इन्होंने ये बना लिया, इन्होंने आपका ये बना लिया OH- सीधे सीधे उसके वेकेंट p ऑर्बिटल में आया और उसने ये बनाया। अब ये जैसे बना ना, तो अब आप यहाँ पे जब रिएक्शन को कैंसल आउट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप ये कैंसल आउट हो रहा होगा क्योंकि लिमिटिंग होगा, ये लिमिटिंग होगा, कैंसल आउट हो रहा होगा, बिकॉज ये 2 मोल बना है तो देखो ये 4 मोल बना है एज पर द बैलेंसिंग। ये 2 मोल बना है तो ये 4 मोल बना है। तो फाइनली यू विल हैव अ H3BO3 and NaBOH whole 4, and this will form what? Acidic buffer. This is kind of acidic buffer because you have weak acid and उसका conjugate base. weak acid और उसका conjugate base है, तो ये एक acidic buffer बना रहा है। अच्छा, बट मजेदार बात ये है कि नाम एसिडिक बफर है, बट इसकी जो एक्वस सॉल्यूशन होती है वो ऑब्वियसली बेसिक होती है। पीएच रेंज भी रफली 9 के आसपास कुछ होता है। ये मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय भी बताया है कि ये नाम बहुत ही फालतू है, एसिडिक बेसिक, ये नाम पे मत जाओ। वो Ka Kb वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि किसका पीएच क्या होगा। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि एक्वस सॉल्यूशन जो बोरैक्स का है वो बेसिक होता है, बट नाम है एसिडिक बफर, जस्ट इग्नोर इट, नाम को इग्नोर करिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्पेशल केस जहां पे आपके पास एक बफर सॉल्यूशन बन के आ जाता है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, BF3 की हाइड्रोलिसिस। हमने BCl3 की देखी, नॉर्मली हो रहा था, नॉर्मली हो रहा था BCl3 का, H3BO3 बन रहा था, साथ ही साथ HCl बन रहा था, नॉर्मली हो रहा था। बट यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाएगी, यहाँ अलग क्यों है, क्या दिक्कत है यहाँ पर? तो बेटा दिक्कत ये है कि ये जो HF है ना, ये BF3 के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ना BF4- बना सकते हैं। तो ये HF BF3 के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखता है और ये मिलकर BF4- बना सकते हैं। यस, कॉम्प्लेक्सेशन हो सकती है।
तो देखो क्या होता है ना, जब जैसे तुम्हारा ये बनेगा, ये दोनों आपस में एक पैरेलल साइड में रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, ऐसा इस तरह से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ सिंस HF जो HF आपका बना है वो फिनिश होगा रिएक्शन में, एंड फॉर दैट रीजन वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विथ 3, और फिर कैंसिल हमने किया तो हमने ये प्रोडक्ट पाया। सो दिस इज द फाइनल रिएक्शन। लुक, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन। क्या ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे इसे? सर कैसे पता चलेगा कब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है? यहां पर हुआ है, इतना अभी ध्यान रखो, कोई जनरल केस नहीं बन पाएगा बेटा ना। BCl3 में, BCl4 में नहीं बना, यहां बन रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे सोच सकते हो आप कि जो बोरॉन है ना, वो एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और वो सेकंड पीरियड एलिमेंट होने की वजह से Cl, चार चार Cl को एकोमोडेट नहीं कर सकता। तो BCl4 माइनस वगैरह जो है ना, ये सब कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, लेकिन BF4 माइनस थोड़ा पॉसिबल लगता है। तो दैट इज वाई हम यहां पर सोच सकते हैं कि हाँ यार ये बन रहा होगा, ऐसे जाना पड़ेगा आपको। तो BF3H2O एंड दिस इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, बिकॉज अच्छा कितने परसेंट हाइड्रोलिसिस हुई है पूछा जाए तो क्या बोलोगे? कितने परसेंट हाइड्रोलिसिस हुई है? तो परसेंटेज भी बताया जा सकता है जी हाँ। यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि फाइनली 4 BF3 के मॉलिक्यूल्स हैं, 4 BF3 के मॉलिक्यूल्स हैं, और 4 में से पानी के साथ कितनों ने रिएक्ट किया है? पानी के साथ एक ही ने रिएक्ट किया है। 3 पानी नहीं, अरे भाई पानी तो अनंत है, 3 पानी से नहीं देखना। 4 BF3 के मॉलिक्यूल्स में एक ने ही पानी के साथ रिएक्ट किया है, तो 25% हाइड्रोलिसिस हुई है। ऑल्दो ये सब आपकी जेई एडवांस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, टाइम पास है, देख सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर, ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए, ये चीज के साथ आपको अग्री थोड़ा सा करना पड़ेगा। BF4 माइनस एग्जिस्ट कर सकता है H प्लस और NMe4 प्लस जैसे कैटायंस के साथ। एनोटेशन सेव नहीं हो रहे, एनोटेशन सेव तो नहीं हो रहे यार, हो गया, मैं इसका एनोटेटेड PDF भी बनवा के भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है? वीडियो पॉज करके वो एनोटेटेड बनवा देंगे, क्योंकि इसमें ना जूम में नहीं सेव होता है एनोटेटेड PDF, वो स्मार्ट बोर्ड में सेव होता है, इसमें नहीं होता सेव। तो BCl4 माइनस को देखो, तो BCl4 माइनस को अगर देखा जाए तो ये एग्जिस्ट कर सकता है, बट विथ वेरी ह्यूज कैटायंस, वेरी ह्यूज कैटायंस के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। इसके पीछे कोई बहुत खास लॉजिक नहीं है, आप ये समझिए कि ये मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाते समय भी 1-2 बार बताया है कि बड़ा एनायन अगर है तो उसके साथ कंपैटिबल होता है बड़ा कैटायन, ये दोनों आपस में ठीक ठाक से रह सकते हैं। इसको थोड़ी अंग्रेजी में लैटिस इफेक्ट्स बोल दिया जाता है, ठीक है? ये भी कुछ कैलकुलेशन से प्रूव होता है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ऐसे सोचो कि अगर आपका एनायन बड़ा है, अगर आपका एनायन बहुत बड़ा है तो वो वॉइड्स भी बड़े जनरेट करेगा, और उन बड़े वॉइड्स को फिल करने के लिए आपके पास बड़े कैटायंस होने चाहिए। तो बड़े कैटायंस होंगे तो कंपैटिबली लैटिस जो है वो रह पाएगा। ये एक थॉट हो सकता है इसके पीछे, बाकी इसका कोई एग्जैक्ट प्रूव नहीं। तो BCl4 माइनस जैसा एनायन तब एग्जिस्ट कर सकता है जब उसको एक बड़े कैटायन का सपोर्ट मिले, और
तो नहीं तो ये नॉर्मली H प्लस वेच प्लस के साथ ये बोलता है, अरे भाई हम तुम्हारे साथ गेम खेलने नहीं आ रहे, हम नहीं एग्जिस्ट कर सकते तुम्हारे साथ. तो दिस इज द रीजन वाई BCl3 अंडरगोज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस while BF3 undergoes partial hydrolysis. These kind of statements JEE Advanced can ask that BCl3 complete कर रहा है but BF3 undergoes partial hydrolysis. You should know these things. Same case with SiF4, because again this will have a tendency to form SiF6. SiF6 2- ये बनाने की टेंडेंसी इसके पास भी होगी. तो देख लो सेम चीज है बेटा, ये रिपीट हो रही है, फिर से बोलने की जरूरत नहीं. यहां भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई है, यहां भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई है. ठीक है, यहां भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई. देन हाँ बिल्कुल, क्योंकि SiF6 में वही बात है, स्टेरिक इफेक्ट जो है वो कम है. देखो नीचे लिख भी दिया. वैसे कोई खास इसमें एनोटेशन में कर नहीं रहा हूं, मैं उसी बात को फिर से बोल के लिख दे रहा हूं. ठीक है, तो कोई बहुत खास चीज एनोटेट में इसमें कर नहीं रहा हूं. ठीक है, तो वो आप इससे भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है. कुछ बहुत ही खास अगर मैं एनोटेट करूंगा तो मैं अलग से व्हाइट बोर्ड में आपको लिख के दिखा दूंगा इसे. हाँ शिवम, नहीं वो H4SiO4 को ना आपको कहीं कहीं H2SiO3 भी लिख कर दे सकता है. तो आप दोनों को सेम ही मानिए, दोनों सेम है, स्ट्रक्चरली फर्क नहीं है, वो डिहाइड्रेटेड वर्जन है. जैसे आप सोडियम एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स लिखते हो तो आप कभी कभी ऐसा लिखा हुआ पाते हो OH4, कभी कभी आप ऐसा लिखा हुआ पाते हो NaAlO2. ठीक है, आप कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ पाते हो, यही होता है ना, AlO2-1. हाँ, NaAlO2 कभी कभी ऐसा पाते हो, तो डिहाइड्रेटेड वर्जन ही है, बाकी नया कुछ नहीं. देन कम्स द ट्राइक्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 15. ट्राइक्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 15, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और थोड़ा स्पेशल इसमें क्या है वो मैं बता रहा हूं. सिर्फ SiF6 2- का, हाँ वही कह रहे थे कि SiF6 2- ही एग्जिस्ट करता है, बाकी और ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते. कुछ और नहीं बोल रहा था, वही बोल. यहां पर देखो आप, यहां पे एक थोड़ा अलग सा बिहेवियर है. ट्राइक्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 15 की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, ट्राइक्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 15. NCl3 नॉर्मल है, हाँ सर नॉर्मल है. एसिड बना है HOCl. PCl3 नॉर्मल है, हाँ सर नॉर्मल है, +3 है. एसिड बना है और Cl- का HCl नॉर्मल है. AsCl3 नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं और फिर ये भी नॉर्मल नहीं. अब यहां पर एक बात आप समझो कि जो बिस्मत है, इसको देखो पहले, इनको मत देखो आप, इनको मत देखो, बिस्मत को देखो आप पहले. ठीक है, बिस्मत को देखो. तो बिस्मत में क्या होता है कि ये मेटल है, बिस्मत मेटल है. तो मेटल के आयन का आप ऑक्सी एसिड कैसे बना सकते हो? आप इसका ऑक्सी एसिड तो बना नहीं सकते, क्योंकि मेटल का आयन है यार, ऑक्सी एसिड नहीं बना सकते. तो यहां पर आपके पास बेस बनना पड़ेगा, मतलब OH- देंगे और H+ देंगे, कुछ इस तरह का बिहेवियर होगा. OH- देंगे, H+ देंगे, कुछ इस तरह का बिहेवियर होगा. ठीक है, बेस की तरह एक्ट करेगा, मेटल है. तो यहां पे देखते हैं, एक चीज देखते हैं. ठीक है, सो लुक, अब AS और SB का क्या करें? तो हम बोलेंगे यार ये भी मेटलॉइड है और ये भी मेटलॉइड है, दोनों ही मेटलॉइड है, तो क्या जुगाड़ लगाएं? तो देखो जुगाड़ कुछ ऐसा है कि ये मेटलॉइड इज क्लोजर टू नॉन मेटल. लुक, it is closer to non-metal. If you go down the group, closer to non-metal, so it will behave like this, it will behave like this, closer to non-metal.
एंड दिस इज क्लोजर टू मेटल, सो इट विल बिहेव लाइक दिस। ऐसे याद रखो। नाउ व्हाट इज इट्स बिहेवियर? इट इज सिंपली फॉर्मिंग SbOH होल थ्राइस। एंड आपको मैं बता दूं कि ये जो SbOH होल थ्राइस है ना, अनस्टेबल होता है और ये इस फॉर्म में पाया जाता है, डिहाइड्रेट वगैरह हो जाता है और फिर इस फॉर्म में पाया जाता है। अब वो एक्चुअली क्या कैसे हो रहा है वो जरूरत नहीं है, किस फॉर्म में पाया जाता है वो ध्यान रखना है। तो दिस इज SbO.OH-। यहां कोई भी फ्री ऑक्साइड आयन नहीं है, ध्यान रखना। बहुत लोग इसको इस तरह से भी सोच लेते हैं, Sb+3 O2- एंड OH-, क्योंकि ये भी बैलेंस हो जाता है चार्ज, बट ऐसा नहीं है। कॉम्पोजिशन ऐसा है SbO+ एंड OH-, याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ इस तरह के कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज बेसिक। एंड देन यू हैव HCl। तो HCl है तो OH- के साथ पानी निकल के SbOCl आपके पास मिलेगा एंड दिस विल गिव यू व्हाइट टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन। तो जब आप SbCl3 की हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हो तो अल्टीमेटली यू गेट SbOCl which is white turbidity. Same is the case with BiCl3, it will give you white turbidity. तो ये थोड़े से स्पेशल रिएक्शंस थे, इनको अपन ने याद रखा। नाउ कम्स दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon फ्लोराइड्स। xenon फ्लोराइड्स Bi+3 इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं करता। Bi+3 इंडिपेंडेंटली कभी एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत रेयर है। इंडिपेंडेंटली मतलब, अच्छा तुम ये बोल रहे हो क्या कि आयनिक टाइप्स, ऐसा बोल रहे हो क्या कि आयनिक कंपाउंड में Bi+3 अलग से, ऐसा? हाँ, तो Bi+3 अब ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन आप BiCl3 को देख सकते हो। तो BiCl3 में अब परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो आयनिक की तरह हो रहा है। रिएक्शन देखो ना कैसा हो रहा है इसका, रिएक्शन आयनिक की तरह हो रही है, ठीक है। तो आयनिक की तरह रिएक्शन हो रहा है, तो यहां आप बोल सकते हैं कि Bi जो है वो +3 के स्टेट पर है, मोर ऑफ फ्री काइंड का है, तभी आपको वो BiOH होल थ्राइस टाइप प्रोडक्ट दे रहा है। लेकिन यहां पर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं, सर इन सब में इंटरमीडिएट जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो नहीं याद रखना है उतना, नॉट इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएट क्या हो रहा है ध्यान नहीं रखना है, फाइनली देखिए क्या बन रहा है, फाइनली देखिए क्या बन रहा है। ये इस कलर का है, हाँ Bi, हाँ बिल्कुल, BiOI जो बनता है ना, वो पोलराइजेशन की वजह से उसमें कलर आता है और वो थोड़ा ऑरेंजिश हो जाता है, ठीक बोल रहे हो, उसका कलर थोड़ा ऑरेंजिश होता है, ये व्हाइट टर्बिडिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ xenon फ्लोराइड्स। xenon फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस। अच्छा, यहां पर ना आपको एक दो बात ध्यान रखो यार, देखो एक एक दो बातें यहां ध्यान रखो कि एक्सी, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक ऑक्सीजन आप दोगे और कितने फ्लोरीन निकालोगे? 2 फ्लोरीन आप निकालोगे, ठीक है, सीधी सी बात। एक ऑक्सीजन दोगे 2 फ्लोरीन निकालोगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ब्ला ब्ला जो भी है। तो अब दूसरी बात ध्यान रखनी है कि एक्सी-O अगर कहीं बन रहा है तो इसको आप तुरंत तोड़ दो, किसमें? Xg+12O2 में तोड़ दो इसको ऐसा। कहीं XeO4 बन रहा है तो इसको भी आप तोड़ दीजिए XeO3 और ½ O2 में। मतलब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि XeO3 जैसा ऑक्साइड ही बनता है बस इसकी हाइड्रोलिसिस में, XeO3 ही बनता है इसकी हाइड्रोलिसिस में। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर।
ठीक, तो अब देखो आगे बनेगा प्रोडक्ट XeF2, क्वाइट सिंपल। क्या सिंपल है कि XeF2 है तो अपन ने XeO बनाया बीच में, और XeO बना होगा फिर वो किस में टूट गया होगा, Xe प्लस हाफ O2। तो ये देखो Xe प्लस हाफ O2 एंड HF। ठीक है, नॉर्मली बैलेंस करो हो जाएगा, सिंपल। XeF6 को देखो तो 3 है तो XeO3 बनेगा, XeO3 प्लस HF। ये भी आसान है, हो गया, ये भी आसान है, हो गया। ये ना पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स हैं, एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड्स बनता है, एक ऑक्सीजन आया दो फ्लोरीन गया, फिर एक और मॉलिक्यूल के साथ कराओगे फिर ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड बनता है, इस तरह से। फिर और वाटर के साथ हमने कराया तो फिर फाइनली फिर आपके पास यही आता। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है इसमें ये वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड है XeF4। देखने में और भी बहुत आसान लगता है बट इसमें मैंने शायद एक दो बार बताया भी हुआ है, इसकी बैलेंसिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेशन है देखो, वैसे मैंने लिख दिया है यहां पर सब। जब आप इसको XeF4 को लेकर करोगे ना काम, XeF4 को, तो आपको मेंस के टाइम पे बताया था, अच्छा हाँ मेंस के टाइम पे बताया था। इसमें ना आपको इसे ऐसे ही लिखना है, ठीक है, Xe और O2, और यहां पे इसका रेशियो ध्यान रखना है, ये 2:1 के रेशियो में मिलता है, ये 2:1 के रेशियो में आपको मिलता है जिनॉन और ऑक्सीजन, 2:1 के रेशियो। आप कुछ और भी बैलेंसिंग यहां कर सकते थे, हो जाता है, बट ये 2:1 के रेशियो को आपको ध्यान रखना है। यहां पे ऐसा माना जाता है कि जो Xe+4 है ना वो कुछ इस फैशन में डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है। कैसे कैसे, +8 +2 और +2। तो देखो +8 का ऑक्साइड बनाया होगा आपने XeO4, फिर उसको तोड़ दिया होगा, फिर उसको तोड़ दिया होगा। शायद यहाँ पे मैंने गलती लिखा है, मैं एक बार इसको डिस्प्रपोर्शनेट करके बता रहा हूं, यहाँ पे शायद गलत लिखा है, एक बार मैं डिस्प्रपोर्शनेट करके बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, XeO3 प्लस हाफ O2, ऐसा बनेगा। फिर इसको देखा जाए तो ये बनेगा Xe प्लस हाफ O2। फिर इसको देखा जाए तो फिर ये क्या होगा, Xe प्लस हाफ O2, ऐसा आया। तो इस तरह से कुछ चीजें आई। तो आप ये देखिए कि जिनॉन जो है वो कितना आ रहा है, तो जिनॉन क्या आ रहे हैं 2 मोल्स, और ऑक्सीजन क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन क्या आ रहे हैं 3/2 मोल्स। तो यहां जो रेशियो होता है ना वो एक्चुअल रेशियो मैं बता रहा हूं क्या होता है, 2:1 गलत लिखा हुआ है। एक्चुअल रेशियो ये होना चाहिए कि जिनॉन अगर 2 मोल्स है तो ऑक्सीजन 3/2 मोल्स आता है। सो ये डिस्प्रपोर्शनेशन को फॉलो करिए आप हो सकता है 2:1 से भी बैलेंस कर दें उसको, बैलेंस हो जाएगा, बट पार्शियल प्रेशर मेजरमेंट्स जो हैं वो ये बताते हैं, पार्शियल प्रेशर मेजरमेंट्स ये बताते हैं कि यहां जिनॉन की पार्शियल प्रेशर इस टू ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर 4:3 के रेशियो में। तो आपको ऐसा डिस्प्रपोर्शनेशन इमेजिन करना पड़ेगा, तब जाके आप उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को वैलिडेट कर पाएंगे। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन डोंट बैलेंस इट, अदरवाइज ऑलवेज यूज 4:3 की रेशियो, ये रेशियो मेंटेन रहती है। बाकी इसके हिसाब से आप बाकियों को बैलेंस कर लो, वो बात अलग है। बट देन ये डिस्प्रपोर्शनेशन इस एग्जाम्पल में ही लगेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन हाँ भैया यही लगेगा, बस इसी के लिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन बताया जा रहा है, एकदम स्पेशल केस, एकदम से स्पेशल केस। ठीक है, यही के लिए बात हो रही है इसकी। चलिए अब आते हैं थोड़ी पार्शियल हाइड्रोलिसिस में, अब आते हैं थोड़ी पार्शियल हाइड्रोलिसिस में। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बात है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आसान है यार, पार्शियल हाइड्रोलिसिस
ऑक्सीजन देना है, फ्लोरीन क्लोरीन जो भी है उसे हटाना है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन जो भी है उसे हटाना है, ऑक्सीजन देना है। तो PCl5 की जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो POCl3 बनता है। अच्छा फिर ऐसा मत करना कि फिर वाटर देके फिर PO2Cl2 बना रहे हैं या फिर PO2Cl बना रहे हैं, है ना, ऐसा मत करना। यहां भी एक ट्रिक बता देता हूं, यहां भी एक फालतू सी ट्रिक है, देख लो कि जैसे ही आप देखो कि हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल खत्म हो गया है, कंप्लीट करा दो। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई है तो यहां से कंप्लीट। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d थी तो एक प्रोडक्ट बनाया। यहां पर देखो sp3d3 है तो फिर एक पार्शियल हुआ, sp3d2 आया, फिर पार्शियल हुआ, sp3d आया, फिर पार्शियल हुआ, sp3 जैसे हुआ कंप्लीट कर दो। ठीक है, sp3 जैसे हुआ कंप्लीट कर दो। ऐसे थोड़ा ध्यान रखो। SOF4 को देखो अगर आप तो sp3d है, हर जगह फिट हो जा रहा है, देख लो। और यहां पर देखो तो फिर sp3 है, फिर कंप्लीट कर दो। सिंपल हाइड्रोलिसिस है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है यहाँ पे। इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते हैं, इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो देखो यू हैव कैल्शियम कार्बाइड एंड नाइट्रोजन, पता है ना ये रिएक्शन, ये रिएक्शन पढ़े हुए हो सभी लोग, साइनामाइड सुना है ना, CN2 माइनस। जी हाँ, सो दिस फॉर्म्स कैल्शियम साइनामाइड, दैट इज Ca+2 CN2 माइनस। इट इज नॉट CN2 ना, इट इज क्वाइट डिफरेंट। CN2 तो अलग है, अपन आगे पढ़ेंगे, साइनोजन है वो, अलग है, स्यूडो हैलाइड। अपन के पास यहाँ पे साइनामाइड है विच इज C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N -1 ट्रीट दिस लाइक ऐसा, और यहाँ पे कैल्शियम 2+। तो ये आपके पास देखो, मजा तब आएगा ना जब मैं वो 100 क्वेश्चंस आप लोगों से क्लास में हम बनाएंगे, तब मजा आएगा। क्योंकि जब इतना कुछ हम पढ़ लेंगे उसके बाद वो रिटेन कितना रहता है आपके दिमाग में, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कितना होता है, उसमें काफी मजा आता है। तो चलो ये साइनामाइड प्लस कार्बन, ठीक है। अभी देखो साइनामाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, यहाँ ना थोड़ा आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी बना सकते हो, उससे भी समझ में आ रहा है। क्योंकि साइनामाइड में अगर आप देखो तो ये N-, यहां पर भी N-। एक काम करो, ये पाई बॉन्ड्स को तोड़ दो, माइनस इधर ले आओ, तो ये H2H2 कर दो। यहां 2 बार प्लस है तो 2 बार OH कर दो। अब इधर से पानी निकाल दो तो यूरिया बन गया, यूरिया बना। तो साइनामाइड की हाइड्रोलिसिस से यूरिया बनता है भाई। तो ये बी जो है ना वो यूरिया है, और यूरिया में अगर आप पानी डालो, अब तो ऑर्गेनिक है यार, यूरिया में पानी डालो तो व्हाट वी गेट अमोनिया गैस आउट, वी गेट अमोनिया गैस आउट, along with it we get carbonic acid, we get carbonic acid and carbonic acid and ammonia, ये मिल रहा है। तो अब now they will react, being basic and acidic they will react to form E, and E is ammonium carbonate, E is ammonium carbonate, okay, ammonium carbonate। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। फिर ए के साथ रिएक्शन, ए क्या था यार, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ही तो बनेगा यहाँ पे, और क्या है, प्लस है तो OH माइनस देंगे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब हम अमोनियम कार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे होंगे, सो दिस इज क्वाइट अ सिंपल रिएक्शन, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट यस, में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे होंगे, अभी हम आगे इस रिएक्शन को पढ़ेंगे भी, बट ये समझ में आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का PPT मिलेगा आपको। तो ये कैल्शियम, हाँ जेई एडवांस का PYQ है ये, हाँ है।
मतलब काइंड ऑफ उससे बहुत कुछ उसी से लिया गया है, शायद डायरेक्ट भी है, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, बट शायद डायरेक्ट है। तो देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बना, हीट करने का रिएक्शन है, कार्बोनेट की हीटिंग रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या निकला, CO2 निकला। एंड ये जो डी है ये क्या है यार, ये डी, हाँ ठीक है अमोनिया है सर, और क्या है, डी क्या है, अमोनिया ही है ना। तो ये देखो इधर से अमोनिया और इधर से ये चीजें मिली। तो इस तरह से अपन ने कार्बाइड्स को देखा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हुए, साइनामाइड। तो साइनामाइड इसको भी आप एक स्पेशल केस में मान सकते हो। तो ये भी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो हाँ बिल्कुल अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आज की लेक्चर में हमने इतना पोर्शन खत्म किया है, एंड टुमारोज लेक्चर वी विल बी डूइंग ऑल हीटिंग रिएक्शंस ऑफ योर जेई एडवांस सिलेबस। हीटिंग रिएक्शंस देखेंगे, हर तरह के सॉल्ट्स को हीट करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा होता है। धीरे धीरे चीजें और डेंस होने लगेंगी, ठीक है, थोड़ी और डेंस होने लगेंगी। तो कीप ऑन रिवाइजिंग दिस, ठीक है, कीप ऑन रिवाइजिंग दिस। सर इस कोर्स के बाद आपकी यूट्यूब के आईओसी रिएक्शन सीरीज में कुछ नया नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा, बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा सीक्वेंस से जिस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें बहुत बोरिंग है, चीजें ना तो पढ़ने में बहुत मजा आता है, ना ही पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बट स्टिल हमें जो मेन मोटिव है उसको ध्यान रखना है, वो है अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स। वो इसके बिना नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष करेंगे अच्छे से, लेकिन इसके बाद जो हमको फल मिलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो काफी फ्रूटफुल रहेगा, आपको मजा आएगा। हाँ हाँ, एंटी बॉन्डिंग है इसलिए रिएक्शन हो रहा है।